हेलो एवरीवन। मेरा नाम कंचन जोशी है। आई एम डूइंग माय पीएचडी इन सोशल वर्क। आई एम रिसर्च स्कॉलर एंड आई हैव बीन अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। माय स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन लेबर लॉज, एचआरएम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफओ प्रीवियस ईयर 2017 की, एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, under which schedule of the Companies Act 2013 the formats of financial statements are prescribed? कंपनी अधिनियम 2013 के किस अनुसूची के तहत वित्तीय विवरणों के प्रारूप निर्धारित हैं? ऑप्शंस आर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा कंपनीज एक्ट को समझ लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या है। तो अगर मैं सिर्फ जिस्ट की बात करें अगर, तो कंपनीज एक्ट बेसिकली बात करता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की, एंड द शेयर ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस, अगर बहुत सारे पार्टनर्स, आप जैसे कि जानते होंगे कि कंपनीज जब बनती हैं तो उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं रन कर रहा होता है, उसको कई सारे लोग रन कर रहे होते हैं शेयरिंग में। तो कंपनीज एक्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर एक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो उनमें प्रॉफिट और लॉस आपस में कैसे शेयर किया जाना चाहिए, उनमें आपस में कैसे पार्टनरशिप में उन्हें वर्क करना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें कंपनीज एक्ट में डिफाइंड हैं, जैसे कि इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज की कुछ जिम्मेदारी होती है सोशल एनवायरनमेंट की तरफ भी, कि जब वो अपनी कंपनी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ परसेंट उसका सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, जो कि मैंडेट करता है कंपनीज एक्ट। तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी रहती हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी आती है तो उसको सोसाइटी के लिए वर्क करना होता है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और वो सब चीज़ें भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर कई सारे शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 6 शेड्यूल्स हैं जो कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा शेड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो वो है हमारा शेड्यूल 3। ओके, शेड्यूल 3 में बेसिकली बात की गई है कि प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग कैसे होती है पार्टनर्स के बीच में, मार्केट शेयर जो उनका है वो आपस में कैसे उनके साथ कैसे शेयरिंग है एक दूसरे की, पार्टनर्स की। इन सब चीज़ों को लेके बेसिकली शेड्यूल 3 में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। साझेदारी समझौते में किसी भी प्रावधान के अभाव में भागीदारों द्वारा लाभ और हानि साझा किए जाते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर सपोज जब बहुत सारे लोग एक साथ एक पार्टनरशिप में वर्क करते हैं तो उनके बीच में ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हो रखा होता है कि हम कितना कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके आधार पे कितना प्रॉफिट लॉस हमें मिलेगा। हम इक्वली उसको शेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस को, या हम कुछ एक रेशियो डिवाइड करेंगे 1:2, 2:3, वो उस बेसिस पे शेयर करेंगे। तो ये सब पहले से डिसाइडेड होता है, वो सब एक अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स में, तभी एक कंपनी आप रन करते हो, उसी को पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जिसमें अगर ये चीज़ पहले से डिफाइन नहीं की गई है कि जो लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस है जो होते हैं कंपनी को, वो किस बेसिस पे शेयर होंगे, अगर आपने पहले से अग्रीमेंट एक नहीं कर रखा है तो फिर आप किस बेसिस पे वो शेयर होते हैं दो पार्टनर्स के बीच में, टू और मोर पार्टनर्स के बीच में किस बेसिस पे शेयर होते हैं। ऑप्शंस हैं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, सेकेंड इक्वली, थर्ड in the ratio of loans given by them to the partnership firm, and fourth is in the ratio of initial capital introduced by the partners. Okay, so अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना हुआ है और अगर आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना है और तब प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर होता है, इट इज शेयर्ड इक्वली। ओके, अगर पहले से कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो वो इक्वली शेयर होगा। अगर अग्रीमेंट बना हुआ होता है तब ये जो शेयर होता है, जैसे कि आपने अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर अग्रीमेंट हो रखा है कि 1:2 के रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही 1:2 के रेशियो में ही जाता है। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
वर्क्स कमिटी, सेफ्टी कमिटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ A. Workers' participation in management. B. Workers' education schemes. C. Workers' cooperatives. And D. Workers' suggestion schemes. कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति इसके उदाहरण हैं। तो ये जो 3 कमिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है? वर्कर्स के पास राइट्स और अथॉरिटीज़ कम होती हैं कंपेयर टू मैनेजर्स के, क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है नॉन मैनेजरियल। ओके, वो नॉन मैनेजरियल होती है। तो ये जो वर्क्स कमिटी, सेफ्टी कमिटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी, ये सब जो कमिटीज़ बनाई जाती है, इनके थ्रू वर्कर्स को एक मौका मिलता है कि वो मैनेजरियल कैपेसिटी में विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो काम कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये आती हैं आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका आंसर है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Which one of the following is not part of the aims and purposes of the ILO as per Philadelphia Declaration? Okay, so ILO is International Labour Organization. ILO as per Philadelphia Declaration निम्नलिखित में से कौन सी फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार ILO के उद्देश्य और उद्देश्यों का हिस्सा नहीं है? कुछ उद्देश्य हैं जो फिलाडेल्फिया डेक्लेरेशन में डिफाइन किए गए हैं। लेट्स सी, आवर ऑप्शंस आर A. Labor is not a commodity. B. Freedom of expression and of association are essential to sustained progress. C. Poverty anywhere constitutes danger to prosperity everywhere. And D. The war against want requires to be carried on with unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of the government. Okay, तो इसमें से जो एक ऑप्शन जो हमारा फिलाडेल्फिया डेक्लेरेशन के अंडर नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इसके जो डेक्लेरेशन के पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट, लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी। लेबर एक कमोडिटी ही नहीं, उससे इट इज़ मोर देन अ कमोडिटी, ये पार्ट है डेक्लेरेशन का। सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस। थर्ड, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो ये तीनों पार्ट हैं आपके डेक्लेरेशन के। Fourth point, the war against want requires to be carried on with unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of the government. Fourth option incorrect है, but this is also a part of declaration. यहाँ पे सिर्फ गलत ये है कि जो लास्ट लाइन लिखी है, it is solely the responsibility of the government, ये जो लिखी है इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है। इट इज़ नॉट जस्ट, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारे सिटीजन्स एंड इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि इट इज़ सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी? सो रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 काइंड्स ऑफ यूनियंस डिफाइन किए हैं। ओके, इनमें से 4 यहाँ पे दी हुई हैं, इसमें से कौन सी है जो उसके इन्होंने जो डिफाइन किया उसमें नहीं आती हैं? रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा पहचाने गए 5 कार्यात्मक प्रकार के संघवाद में से कौन सा एक अपवाद है? इसमें से कौन सा एक गलत है? ओके, तो द ऑप्शंस आर बिजनेस यूनियनिज्म, प्रेडेटोरी यूनियनिज्म, रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म एंड एवोल्यूशनरी यूनियनिज्म। ओके, तो इसमें से जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही रॉबर्ट हॉक्सी के टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म का पार्ट है, बिजनेस, प्रेडेटोरी एंड रेवोल्यूशनरी, बट ऑप्शन नंबर 4th, एवोल्यूशनरी यूनियनिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो इसके अलावा जो 2 और यूनियंस जो इसमें एडेड हैं वो हैं, टोटल 5 यूनियंस डिफाइन किए हैं इन्होंने, इसमें जो 3 तो यही हैं जो यहाँ पे हमें दी हुई हैं,
और जो दो और हैं वो हैं, एक है फ्रेंडली यूनियनिज्म, ओके, एंड देन एक है डिपेंडेंट यूनियनिज्म, ओके। तो नाम याद रखिएगा, 5 यूनियंस जो रॉबर्ट हॉक्सी ने डिफाइन किए हैं वो हैं बिजनेस यूनियनिज्म, प्रेडेटोरी यूनियनिज्म, रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, फ्रेंडली यूनियनिज्म एंड डिपेंडेंट यूनियनिज्म, ओके। दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। तो ये 5 यूनियनिज्म हैं जो रॉबर्ट हॉक्सी ने डिफाइन करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच representatives of workmen and employer involved in industrial dispute are brought together before a third person or group of persons who facilitates through mediation to reach a mutually satisfactory agreement। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक विवाद शामिल श्रमिकों और नियोक्तों के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है, जो एक पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते तक पहुंचने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से सुविधा प्रदान करते हैं, ओके। ऑप्शंस हैं आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कंसीलिएशन एंड कलेक्टिव नेगोशिएशन, ओके। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट के 3 तरीके दिए गए हैं, ओके। एक है आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन एंड कंसीलिएशन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 3 तरीके दिए हुए हैं, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन एंड कंसीलिएशन, ओके। कंसीलिएशन की बात करते हैं तो कंसीलिएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, ओके। दोनों के रिप्रेजेंटेटिव एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पे एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। वो म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पे एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, ओके। ये कंसिलिएशन कहलाता है, ओके। इसमें दोनों के ऊपर कोई भी अग्रीमेंट इम्पोज नहीं किया जाता है और इसमें दोनों की ही जो भी इनकी ड्यूटीज, जो भी उनको चीज़ें चाहिए, दोनों पार्टीज के नीड्स एंड डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए अग्रीमेंट बनाया जाता है, ओके। आर्बिट्रेशन वो होता है जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों एक थर्ड पार्टी के न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और इस न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाके जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो दोनों के स्टेटमेंट को सुनती है, दोनों की चीज़ों को सुनेगी और उस बेसिस पे एक जजमेंट पे पहुंचती है। वो जो जजमेंट होता है वो जजमेंट इनको मानना ही पड़ता है, दोनों पार्टियों को वो जजमेंट मानना ही पड़ता है, ठीक है। वो इट इज़ इम्पोज्ड ऑन दोस बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वो बाध्य हो जाते हैं उस जजमेंट को मानने के, ठीक है। और थर्ड आता है एडजुडिकेशन। कई बार जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट हो रखे हैं, अगर वो किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनका केस रेफर करती है फॉर एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के लिए कहाँ रेफर करती है? इट रेफर्स 3 जगह होती हैं, या तो पहला होता है लेबर कोर्ट, ओके, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और तीसरा होता है नेशनल ट्रिब्यूनल, ओके। तो एडजुडिकेशन में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और या तो लेबर कोर्ट या तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल, इन तीनों में से एक के पास वो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट के लिए भेजती है। इन तीनों में से किसके पास वो डिस्प्यूट जाएगा वो इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो डिस्प्यूट किस मैटर के अंदर आता है। कई सारे पॉइंट्स डिवाइडेड हैं, कुछ मैटर्स जो सिर्फ जो
लेबर कोड के जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो उस बेसिस पे वो लेबर कोड के पास भेजती है। अगर वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो वो उस बेसिस पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भेजती है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, so which one of the following is the process in which representatives of workmen and employer involved in industrial dispute are brought together before a third person or group of person who facilitate through mediation to reach a mutual satisfactory agreement? तो इसका आंसर होगा कंसिलिएशन। ओके, यहाँ पे देखिए द टर्म म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट। कंसिलिएशन में दोनों पार्टीज के मतों को सुना जाता है, डिस्कस किया जाता है और इस बेसिस पे एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे पहुंचती है। ठीक है, वो कंसिलिएशन कहलाता है। रिमेंबर, कंसिलिएशन मतलब ये एक तरीके का मीडिएशन हुआ। ओके, ये एक तरीके का मीडिएशन हुआ। आर्बिट्रेशन में बेसिकली एक इम्पोजमेंट हो जाती है, मतलब दोनों पार्टीज बाधित हो जाती हैं। जो भी जजमेंट किया जा रहा है वो उनको मानना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू जा रहे हैं। वो अपने पॉइंट्स रखते हैं और उस बेसिस पे जो थर्ड पार्टी होती है वो अपना जजमेंट देती है। और एडजुडिकेशन में गवर्नमेंट रेफर करती है डिस्प्यूट को या तो लेबर कोर्ट या तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, questions relating to the application or interpretation of a standing order certified under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 may be referred to A. Industrial Tribunal, B. Labor Commissioner, C. Labor Court and D. Industrial Employment Court। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 के तहत प्रमाणित स्थायी आदेश के आवेदन या व्याख्या से संबंधित प्रश्न को संदर्भित किया जा सकता है। हमारे 4 ऑप्शन है ये। अभी इससे पहले मैंने बताया कि जो हमारा एडजुडिकेशन होता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो एडजुडिकेशन होता है उसमें 3 कोर्ट्स आपके दिए होते हैं, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इन सब में कुछ मैटर्स डिफाइंड हैं कि जो जिसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लेबर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में क्या आता है और नेशनल ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं फॉर द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, वो सब आपके आते हैं लेबर कोर्ट में। इसको याद रखना पड़ेगा कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, लेबर कोड के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स लेबर और बेगर इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स फोर्स बेगरी और लेबर के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे दिया हुआ है। वो किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, मजबूर श्रम या भिखारी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 23। तो इसका आंसर है आर्टिकल 23 जो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर और बेगरी के अगेंस्ट बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स इज नोन एज। एक संघ जिसकी सदस्यता कई उद्योगों, रोजगार और शिल्प में नियोजित श्रमिकों को शामिल कर सकते हैं। ओके, ये किस यूनियन के अंतर्गत आता है। ओके, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन, क्राफ्ट यूनियन और रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन। तो देखो कई सारे टाइप की यूनियंस, ट्रेड, ये बेसिकली ट्रेड यूनियंस हैं। कई सारे टाइप की ट्रेड यूनियंस डिफाइन की गई हैं जिसमें से मेन जो 4 होती हैं वो होती हैं इंडस्ट्रियल, देन होता है जनरल, एक होती है क्राफ्ट और एक होती है फेडरेशंस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे किस यूनियन की बात की गई है, हर यूनियन की मेंबरशिप का क्राइटेरिया अलग होता है।
ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है ऐसी यूनियन की जिसमें किनको मेंबरशिप दी जा सकती है, जो किसी भी, कई इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्राफ्ट के हो सकते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट किसी भी क्राफ्ट का हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जनरल यूनियन। ओके, तो देखिए इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है, क्राफ्ट यानी कि कोई जो किसी भी क्राफ्ट का हो सकता है, यानी कि उसकी ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करना चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन कहलाता है। तो ऐसी यूनियन जिसमें कई क्राफ्ट के लोग हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन कहलाता है। उसके बाद जनरल यूनियन, ऐसे लोग जो किसी भी इंडस्ट्री को भी बिलोंग करते हो या किसी भी ऑक्यूपेशन के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो सेम ऑक्यूपेशन के हों लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हों, या सेम इंडस्ट्री के हों और अलग अलग ऑक्यूपेशंस को बिलोंग करते हों, वो जनरल यूनियन में आता है। और जो क्राफ्ट यूनियन होता है वो ये होता है कि आप जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी क्राफ्ट के हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के होते हैं, आई मीन किसी भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, बट जो उनका क्राफ्ट होता है यानी कि जो उनका ऑक्यूपेशन होगा वो सबका सेम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जो आर्टिस्ट्स हो गए या पेंटर्स हो गए, तो ये पेंटर्स चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हों लेकिन इनका क्राफ्ट सबका सेम है, तो ये आपके आएंगे क्राफ्ट यूनियन में, ठीक है। और लास्ट होता है फेडरेशंस। सो फेडरेशंस बेसिकली क्लबिंग ऑफ 2 और 3 यूनियंस होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनियंस एक साथ क्लब होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 है, इंडस्ट्रियल, जनरल, क्राफ्ट एंड फेडरेशन। इंडस्ट्रियल क्या होता है, इंडस्ट्रियल वो होता है जिसमें सेम इंडस्ट्री के हों लेकिन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट क्राफ्ट हो सकती हैं। क्राफ्ट क्या होता है, जिसमें आप अलग अलग इंडस्ट्री के भी हो सकते हो बट आपका क्राफ्ट सेम होता है, यानी कि आपका पोजीशन, आपकी ऑक्यूपेशन सेम होती है। और जनरल क्या होता है, जनरल में आप किसी भी इंडस्ट्री के हो सकते हो, आप किसी के भी क्राफ्ट हो सकते, किसी भी ऑक्यूपेशन के हो सकते हो आप। ओके, नाउ next question is, which one of the following perspectives of industrial relations is based on the assumption that both the parties strive to exercise economic as well as political control power? औद्योगिक संबंधों के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि दोनों पक्ष आर्थिक, मजदूरी और लाभ के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयास और अवसर करते हैं? ऑप्शंस हैं प्लूरलिस्टिक अप्रोच, यूनिटरी पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव और ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव। ओके, तो इसमें बात की गई है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसमें जब इंडिविजुअल्स किसी एक इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं तो इसमें कई तरीके के पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये 4 पर्सपेक्टिव हैं यहाँ पे। उसमें प्लूरलिस्ट और यूनिटरी। प्लूरलिस्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स जब एक साथ एक टीम में वर्क कर रहे होते हैं तो वो इंडिविजुअल हर किसी के एम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके एम्स अलग अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और वो उन इंटरेस्ट और अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए एक टीम में आते हैं वर्क करने के लिए, कि टीम के जो एम्स होंगे उसके ज़रिए वो अपने इंडिविजुअल एम्स को पूरा कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली फोकस करता है कि इंडिविजुअल के हर किसी के अपने अलग अलग एम्स होते हैं, अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक टीम में कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूनिटरी पर्सपेक्टिव टीम वर्क की बात करता है, ये बात करता है कि हर कोई जो है वो कॉमन गोल्स शेयर करता है और इसी वजह से यूनिसन होता है, यानी कि एकता आती है, और एकता आती है तो उससे टीम के जो गोल्स होते हैं वो अकम्प्लिश हो पाते हैं, और उसी बेसिस पे वही गोल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के नहीं, बेसिकली टीम की बात करता है कि कॉमन गोल्स शेयर करते हैं सब। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेस एंड बेनिफिट्स एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल पावर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो इकोनॉमिक वेजेस एंड बेनिफिट्स की बात हो रही है और पॉलिटिकल कंट्रोल पावर की बात हो रही है, तो वेजेस एंड बेनिफिट्स टीम के नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल के होते हैं। एक इंडिविजुअल सोचता है कि उसके पास कितने वेजेस, कैसे वेजेस उसके लिए अच्छे हैं, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, वो कंट्रोल के लिए थ्राइव करता है। पॉलिटिकल कंट्रोल हर किसी को नहीं मिल सकता ना, कि सारे वर्कर्स के पास सब तरीके का कंट्रोल हो, तो वो इंडिविजुअल अप्रोच होती है।
तो ये जो चीज़ आती है ये आपका प्लूरलिस्टिक अप्रोच में आता है, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपके खुद के एम्स एंड डिज़ायर्स होते हैं, विच इज़ वेजेस एंड बेनिफिट्स एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, ये भी इंडिविजुअल एम्स एंड डिज़ायर्स में ही आता है। तो ये प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान नीचे दिया गया है। ए आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी आर्टिकल 43A, सी आर्टिकल 42 एंड डी आर्टिकल 43B। ओके, तो जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में भी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 43A के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रेड यूनियन सुरक्षा उपाय नहीं है। ए क्लोज शॉप सिस्टम, बी एजेंसी शॉप सिस्टम, सी ओपन शॉप सिस्टम एंड डी यूनियन शॉप सिस्टम। ओके, तो इनमें से कौन सी है जो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर में नहीं आता है। पहले समझ लेते हैं कि ये चारों हैं क्या। ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर का ये जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर, इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कई तरीके के सिस्टम अप्रोचेस रहते हैं। तो जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कई बार एक कंडीशन रहती है कि आपको इस ट्रेड यूनियन का पार्ट होना चाहिए। अगर ये आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको ट्रेड यूनियन का पार्ट होना पड़ेगा इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी मेजर हुआ कि वो ट्रेड यूनियन आपसे मांग रहे हैं कि आप ट्रेड यूनियन का पार्ट होने चाहिए, इसी बेसिस पे आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलने ना मिलना इस पे ही निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स का। ना हमारे चार ऑप्शंस जो हैं, क्लोज शॉप, एजेंसी शॉप, ओपन शॉप एंड यूनियन शॉप। क्लोज शॉप क्या होता है? क्लोज शॉप वो होता है जिसमें बेसिकली आप एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हो, और आप जिस ट्रेड यूनियन का पार्ट हो, आपको अगर एम्प्लॉयमेंट अपनी कंटिन्यू रखनी है तो आपको उस ट्रेड यूनियन का ही पार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एम्प्लॉयड रहना है तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के पार्ट होने चाहिए। ये क्लोज शॉप सिस्टम का कहना है। एजेंसी शॉप सिस्टम होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ट्रेड यूनियन जो बताई गई है आप सिर्फ उसी के पार्ट हो, आप किसी भी ट्रेड यूनियन के पार्ट हो सकते हो, लेकिन आपको अगेन इसमें भी ट्रेड यूनियन का पार्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसे कि क्लोज शॉप में एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन है, आपको उसी का पार्ट होना पड़ता है, ठीक है। आप इसमें किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट हो सकते हो। और इसमें यह है, एजेंसी शॉप में यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट से पहले ही आप ट्रेड यूनियन के पार्ट होने चाहिए। जैसे आप एम्प्लॉयड हो गए, आप उस टाइम पे ट्रेड यूनियन के पार्ट नहीं हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट के बाद एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद 30 डेज के अंदर आपको ट्रेड यूनियन का पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये एजेंसी शॉप में आता है। लेकिन क्लोज शॉप में आता है कि आपको पहले से ही ट्रेड यूनियन का पार्ट होना चाहिए, तभी उसी बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ओपन शॉप में आता है कि आपको किसी ट्रेड यूनियन का कोई पार्ट चाहे आप हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बिना ही आप एम्प्लॉयमेंट इस पर आपकी एम्प्लॉयमेंट निर्भर नहीं करती है, वो ओपन शॉप सिस्टम है। और यूनियन शॉप सिस्टम में भी सेम चीज़ है कि आप कोई ट्रेड यूनियन का चाहे पार्ट हो ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसमें बस फ़र्क ये रहता है कि इसमें जो ट्रेड यूनियंस का इसमें दो लोग हुए, जो ट्रेड यूनियंस का पार्ट है और जो ट्रेड यूनियंस का पार्ट नहीं है, यानी कि नॉन ट्रेड यूनियंस, ठीक है। नॉन ट्रेड यूनियंस वाले जो हो गए, तो जो नॉन ट्रेड यूनियंस वाले होते हैं, यानी कि जो किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं होते हैं, उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी ट्रेड यूनियन का चाहो तो पार्ट नहीं हो सकते हो, आपको उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ओपन शॉप सिस्टम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप चाहे किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो और आगे चल के भी नहीं होना चाहते हो, या तो आपको उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो इसमें से कौन सा है जो ट्रेड यूनियन को एज ए सिक्योरिटी मेजर नहीं यूज़ कर रहा है? उसका आंसर होगा ओपन शॉप सिस्टम, ठीक है। बाकी सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से ट्रेड यूनियन को सिक्योरिटी मेजर के रूप में यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे
कोई भी सिक्योरिटी मेजर ऐसा नहीं लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल? केंद्रीय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक मशीनरी कार्य कर रहा है? ऑप्शंस हैं सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कमेटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, स्टैंडिंग लेबर कमेटी एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसमें से कौन सी मशीनरी है जो एक वैधानिक रूप से जिसे सेंट्रल स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे जिसे जगह मिली है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो बेसिकली आपका ईएसआई एक्ट है, ईएसआई एक्ट 1948। ओके, तो ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 एक्ट के तहत ये कॉरपोरेशन इसी के अंतर्गत आती है, इसी एक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसलिए इसी एक्ट के अंतर्गत आके ये बनी है, इस वजह से इसको स्टैट्यूटरी मशीनरी बोला जाता है, इसको स्टैट्यूटरी मान्यता मिली हुई है। तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर? निम्नलिखित में से कौन श्रम की नागरिक अवधारणा की व्याख्या करता है? A. Labor is largely regarded by the employers as operating organizations in industry. B. Labor is affected by the law of demand and supply. C. Labor has a right to be consulted in regard to the terms and conditions under which they are supposed to work. And D. Labor is cog in the machine. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बात करता है लेबर की एज अ सिटीजन कॉन्सेप्ट। तो जब सिटीजन कॉन्सेप्ट का आ गया यहाँ पे, सिटीजन कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो लेबर है इसको सिर्फ हम एक कमोडिटी नहीं मान रहे हैं, इट इज़ मोर देन अ कमोडिटी। सिटीजनशिप जैसे सिटीजन्स के पास होता है कि यानी कि एक लेबर के पास कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज़ होंगी, एज एन इंडिविजुअल उसकी डिग्निटी होगी। ठीक है, तो वो सब एक सिटीजन कॉन्सेप्ट में आता है। नाउ इसमें जो ऑप्शन इस बारे में बात करता है कि लेबर इज सिटीजन कॉन्सेप्ट, लाइक फर्स्ट इज लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडस्ट्री। सी ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये बेसिकली कमोडिफाई करना ही हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई अगेन फिर से एक मटीरियलिस्टिक बात होगी। ठीक है, तो ये सिटीजन कॉन्सेप्ट को नहीं दर्शाता है। Third is labor has a right to be consulted in regard to the terms and conditions under which they are supposed to work. Now this option, इस ऑप्शन में आप देख रहे हो इसमें वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात की गई है कि लेबर को किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस में काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली उसकी डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड और उसकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस को अपग्रेड अपलिफ्ट करने के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका सिटीजन कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो द राइट आंसर वुड बी सी, लेबर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? निम्नलिखित में से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ए, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। बी, वन ऑफ द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बोर्ड। सी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बोर्ड। एंड डी, अ फंक्शनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मिनिमम वेजेस एक्ट में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनती है। ओके, उसमें कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, उसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ये सब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट होते हैं।
इसमें से एक जो पर्सन होता है उसको चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, जो यहाँ पे बात की गई है, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो जो इनमें से चेयरमैन होता है वो होता है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, जितने भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स नियुक्त होते हैं इसमें, जो इसके अंतर्गत आते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के, उनमें से एक जो होता है वो चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी याद रखें तो अच्छा होगा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आता है, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बेसिकली बनाया जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट में कितना मिनिमम वेज होना चाहिए एक वर्कर का, उन सब से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उन सबको डिफाइन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके अंतर्गत जो मेंबर्स अपॉइंटेड रहते हैं वो मेंबर्स इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि जो वो इस चीज़ का ध्यान रख सकें कि जो फिक्सिंग मिनिमम वेजेस है वो सही तरीके से है कि नहीं है, अप टू द मार्क है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मीडिएशन के लिए, स्टेट एंड सेंट्रल के बीच मीडिएट करने के लिए ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय का वो इक्वल नंबर होता है। ठीक है, वो इक्वल नंबर होता है, और कुछ वन इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो होता है वो चेयरमैन होता है इस कमेटी का। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश and self-centered and always tries to achieve his own ends even at the cost of others explains which theory of labor welfare? यह धारणा कि आदमी स्वार्थी और आत्म केंद्रित है और हमेशा दूसरों की कीमत पर भी अपने स्वयं के सिरों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, बताते हैं कि श्रम कल्याण का कौन सा सिद्धांत है। तो ये कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, ये कहलाती हैं थियोरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है, इसमें से कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि मैन, ये अज्यूम करती है कि मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, जो अपना फ़ायदा दूसरों के नुकसान में भी अपने ही फायदे के बारे में सोचेगा। तो वो किस थ्योरी के अंतर्गत आता है? प्लेकेटिंग थ्योरी, पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी या फिलैंथ्रोपिक थ्योरी? तो इसका राइट आंसर होगा पुलिस थ्योरी। ठीक है, पुलिस थ्योरी बेसिकली आपका होता है जिसमें ये अज्यूम किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, कि इंडिविजुअल्स जो हैं, मैन जो है वो सेल्फिश है और वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, उसे वेलफेयर से कुछ पड़ी नहीं होती है, वो वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं सोचता जब तक कि उसके लिए मैंडेट ना कर दी जाए कि उसे वेलफेयर करना है, तब तक वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, ये पुलिस थ्योरी में आता है। रिलीजियस थ्योरी होता है जिसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जो मैन वेलफेयर मेजर्स लेता है वो इसलिए लेता है, वो बेसिकली रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से लेता है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, या अगर हम बुरा काम करेंगे तो पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो ये सब रिलीजियस सेंटिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस थ्योरी इसी की बात करती है कि जो मैन है वो वेलफेयर मेजर्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से करता है, क्योंकि रिलीजन में इस चीज़ को माना जाता है कि इस बेसिस पे आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी या आपकी अगली लाइफ अच्छी होगी। तो ये रिलीजियस थ्योरी में आता है। फिर प्लेकेटिंग थ्योरी एंड फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। तो फिलैंथ्रोपिक थ्योरी तो बेसिकली आपकी इसकी बात करती है कि वेलफेयर मेजर्स मैन इसलिए करता है क्योंकि उसको अंदर से, उसके अंदर ये इच्छा शक्ति है कि वो दूसरों का भला करे। ही फील्स रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द मैन, टूवर्ड्स सोसाइटी, वो इसलिए वेलफेयर मेजर्स लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैन में ऑलरेडी कंपैशन है दूसरों के प्रति दया है, दूसरों के लिए कंपैशन है, इसलिए वो दूसरों के लिए वेलफेयर करता है। ठीक है, तो ये फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहलाती है। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर एक्रॉइड्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। डॉक्टर एक्रॉइड का सूत्र निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है ए फेयर वेज, बी मिनिमम वेज, सी लिविंग वेज और डी रियल वेज। 3 टाइप के वेजेस डिफाइंड होते हैं, मिनिमम वेज, लिविंग वेज एंड फेयर वेज। तो ये जो डॉक्टर एक्रॉइड्स का फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करने के लिए बना है, ये मिनिमम वेज की बात करता है
ठीक है, कि एक्रोइड के फॉर्मूले से मिनिमम वेज निकालने की बात की गई है। ये जो नाम है एक्रोइड्स फॉर्मूला, ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि ये एक्रोइड एक पर्सन है, इन पे ही ये नाम रखा गया है इस फॉर्मूले का। और ये फॉर्मूला कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करता है, उन एस्पेक्ट्स में, जैसे कि वो एस्पेक्ट्स जैसे शेल्टर, फूड, इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। और उस बेसिस पे मिनिमम वेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर। भारत में पहली बार गैर नकद लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ के तहत प्रदान किया गया था। ए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, बी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, डी, माइंस एक्ट 1952। सीधे सीधे एक्ट से दिए हुए हैं यहाँ पे, और पूछा गया है कि मेडिकल बेनिफिट इसमें से किस एक्ट के अंदर पहली बार एज अ नॉन कैश बेनिफिट दिया गया था। तो वो जो दिया गया था एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में। ओके, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बहुत बाद में आया है, जिसमें मेडिकल बेनिफिट के बारे में बात की गई, लेकिन वो भी सिर्फ फीमेल से ही संबंधित है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कई सारी चीज़ों की बात करता है, जिसमें हेल्थ आती है, सिकनेस आता है, इवन फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी आता है। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 के एक्ट में आता है, विच इज़ द फर्स्ट एक्ट जिसमें मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट के बारे में बात की गई थी। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन would be, which one of the following is the correct set of contingencies identified by William Beveridge in his comprehensive social security scheme? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना में विलियम बेवरेज द्वारा पहचानी गई आकस्मिकताओं का सही समूह है? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, want, disease, ignorance, squalor and idealness, want, sickness, disability, squalor and idealness, want, disease, old age, squalor and unemployment, and disease, invalidity, old age, unemployment and ignorance. ओके, तो विलियम बेवरेज ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने इस बारे में बात किया था कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, लोगों का भला करने की बात करें या सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, तो उन सब चीज़ों की तरफ वर्क करने के लिए बेसिकली 5 चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए वेलफेयर मेजर्स और सिक्योरिटी मेजर्स कर पाओगे। वो 5 उनका दीज 5 मेजर, वो 5 टर्म्स बेसिकली ही कॉल्ड देम जायंट ईवल्स। ओके, उसने उन्हें बोला कि दीज 5 आर जायंट ईवल्स। ओके, तो हमें वही बताना है कि वो 5 जायंट ईवल्स कौन है जिसको विलियम बेवरेज ने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वॉलर एंड आइडियलनेस। ओके, तो ये 5 चीज़ें हैं जिसको विलियम बेवरेज ने 5 जायंट ईवल्स डिस्क्राइब किया था। ओके, ऑल राइट।